हेलो एवरीवन, मैं डीके सर केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल से। और आज आप सीखने वाले हैं आज के क्लास में फंडामेंटल के अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे कई सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इसके जो डिफिनीशन है, इसके जो टाइप्स हैं और इसके जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सो आप इसको ध्यान से देखेंगे, प्रयास करेंगे इसमें यूनिट वाला जो पोर्शन है, जो टेबल के रूप में बना हुआ है, उसको अच्छे से याद कर जाए, क्योंकि इससे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहते हैं, है ना। चलिए शुरुआत से देखते हैं। पहला जो हमारा शीर्षक है वो है कंप्यूटर मेमोरी, है ना। मेमोरी वर्ड जो होती है, इसका मतलब होता है याददाश्त, अर्थात याद रखने की क्षमता को हम मेमोरी कहते हैं। जिस तरह से मनुष्य में किसी चीज को याद रखने की क्षमता होती है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी याद रखने की क्षमता होती है। कंप्यूटर की मेमोरी मनुष्य की मेमोरी जैसी तो नहीं होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, मनुष्य के पास मेमोरी असीमित क्षमता में है, कंप्यूटर के पास सीमित क्षमता में है। यानी मनुष्य कितना डाटा अपने अंदर रख सकता है, स्टोर कर सकता है, इसका कोई सीमा नहीं। परंतु कंप्यूटर के अंदर किसी डाटा कितना सीमित दायरे तक रखा जा सकता है, ये उस पर प्रिंटेड रहता है। ये 512 जीबी मेमोरी वाला है, लेकिन किसी आदमी पर लिखा रहता है कि ये 2000 जीबी वाले हैं। कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे अनलिमिटेड स्टोरेज है मनुष्य के पास, ह्यूमन बीइंग के पास, जबकि कंप्यूटर के पास सीमित होता है। तो ये बेसिक अंतर है। कंप्यूटर मनुष्य की तरह स्टोर करने की क्षमता जरूर रखता है, लेकिन मनुष्य इतना नहीं रखता, है ना। इसकी जो क्षमता है वो सीमित होती है। तो जब सीमा बन जाती है तो उसका यूनिट भी बन जाता है मापने का, अलग अलग, छोटा से बड़े की तरफ। पहले इसके डिफिनेशन पोर्शन को देख लेते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कहते किसको है। तो कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर में याद रखने की क्षमता को कहते हैं, और यह यूजर डिफाइंड डेटा को कलेक्ट करके रखता है। यानी हम आप जो कुछ भी कंप्यूटर में टाइप करके देते हैं या कहीं से कुछ भी रखते हैं, डाउनलोड करके रखते हैं, वो सब सेव रखने का काम वो करता है। वो हमारा डेटा होता है, आपका डेटा होता है। यानी हम आप तो यूजर ही है ना, इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी रहता है वो हमारा आपका ही रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर यूजर डिफाइंड डेटा को रखता है। मेमोरी का साइज मापा जा सकता है। मेमोरी साइज कैन बी मेजर्ड बिकॉज इट इज लिमिटेड इन साइज। कंप्यूटर की मेमोरी साइज को मापा जा सकता है, इसकी सीमा सीमित होती है, इसलिए इसको मापा जा सकता है। कंप्यूटर में सबसे छोटी जो इकाई होती है मापने की, उसको बीट कहा जाता है। सो बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज लिमिटेड इन साइज, इट इज नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग। ये बात हमने अभी चर्चा की आपको कि मनुष्य में स्टोर करने की कोई सीमा नहीं है, जबकि कंप्यूटर में सीमा बना हुआ है, इसलिए मनुष्य के जैसी ये नहीं। आगे देखते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी इकाई है, उसको कुछ निम्न प्रकार से मेजरमेंट किया गया है, और इसके बेसिक यूनिट भी दिए गए हैं। आप देख रहे हैं, बीट नाम का पहला यूनिट है, BIT उसका स्पेलिंग रखा गया है। ये बीट कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जिसमें किसी डाटा को 0101 के रूप में स्टोर किया जाता है। वैसे आप जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और उस मशीन में जो वर्क होता है उसकी भाषा 01 के फॉर्मेट में होती है। तो 0 और 1 बाइनरी नंबर का दो अंक है, जिसमें 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। तो प्रत्येक 0 या 1 को एक बीट कहते हैं। यही उसकी इकाई होगी मापने की। अगर हम 0 की बात करें या बीट की बात करें कि बीट का मात्रा कितना होगा, तो बाइनरी डिजिट में जो यूज होने वाले अंक है दो, उसमें से प्रत्येक एक अंक को एक बीट कहेंगे। अगर हमारे पास 10 ठो 0101 लिखा हुआ है तो हम उसको 10 बीट कहेंगे। 50 ठो 0101 लिखा हुआ है तो 50 बीट कहेंगे। यानी प्रत्येक एक अंक एक बीट कहलाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। उसमें 2 3 4 5 नहीं आता है,
क्योंकि बाइनरी संख्या में दो ही प्रकार के अंक आते हैं, 0 एंड 1। तो इसलिए 0 और 1 ही उसमें बार बार रिपीट होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे बाइनरी टेबल की बात करें तो हमारा नॉर्मल टेबल होता है 1 2 3 4 5, ये होता है। बाइनरी टेबल की अगर हम बात करें तो ये 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 और 0 1 1 0, ये बाइनरी टेबल है ना। अगर हम इसके बाद और आगे लिखें 7 8 9 10, तो 7 का मतलब हो गया 0 1 1 1, 8 का मतलब हो गया 1 0 0 0, 9 का मतलब हो गया 0 1 0 0 1 और 10 का मतलब हो गया 1 0 और 1 0। वो बाइनरी टेबल, मतलब हम जो जैसे रोमन लिखते हैं ना, एक अलग भाषा होती है, नंबर में ही रोमन में लिखते हैं आई भी करके, उसी तरह से यह बाइनरी संख्या में लिखा जाने वाला नंबर है। यह आपको बाइनरी कोड है, मशीन की भाषा है, यह मशीन की भाषा कहलाती है। और यह आपका क्या है, नॉर्मल नंबर है, नहीं तो नेचुरल नंबर कह सकते हैं, है ना। ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसी चीज को जब बाइनरी में हम टाइप करेंगे तो 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, है ना, 0 0 1 1 एंड 0 1 0 0, यानी जितना भी आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ 0 और 1 यही कॉम्बिनेशन है। नहीं, बाद में इसको सत्यापित करके देखेंगे कि कैसे उतना हुआ हो, इसका क्या मानक स्केल है जिस पर रखने से उतना वो हो जाता है ना। ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल अभी उस टेबल को जिस फॉर्मेट में लिखा है उस फॉर्मेट में आप अपना नोट कर लें या फोटो क्लिक कर लें, एंड देन आफ्टर उसको भी याद कर लेंगे बस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बीट तो आप समझ गए, बीट का मतलब 0 या 1, बाइनरी नंबर का। कंप्यूटर की सभी वर्क जो है वो बाइनरी कोड में ही इस्तेमाल होता है, चाहे आप जो कुछ भी टाइप करके दें, मतलब हम बाइनरी में टाइप करके नहीं देते हैं, ये बात एकदम याद रखिएगा। क्योंकि बाइनरी वाली भाषा हमारी भाषा नहीं है, हमारी भाषा अंग्रेजी है, हमारी भाषा नंबर है 1 2 3 4, लेकिन बाइनरी कोड वाली भाषा हमारी कॉमन भाषा नहीं है, इसलिए हम लोग तो उसमें टाइप नहीं करते। तो फिर ये बाइनरी उसको देता कौन है, सवाल उठता है। नहीं, जैसे कोई आदमी जो बाहर से आए हैं, इनको अगर मैं बना दूं कि ये विदेशी है और आप कहाँ से रहना चाहेंगे, जापान से, तो अगर ये जापान से हैं तो वहाँ जापानीज भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। और ये जो है इंडिया से है और इनको कोई मैसेज इनको देना है, तो ये जापानी इनको आती नहीं है, उनको इंडियन आता नहीं है, ये इन्होंने इंडियन में बात किया और समझ के उन्हें रिप्लाई कर दिया। ऐसा कैसे हो गया? अगर उनको नहीं आती है तो कोई ना कोई है जो बगल में उनको गाइड कर रहा है जो इंडियन समझते होंगे, नहीं तो कोई थर्ड पर्सन है जो उनको गाइड कर रहा है, इंडियन को जापानी में कन्वर्ट करके दे रहा है एंड फिर उस जापानी को वो इंडियन इनको भी समझा रहा है, यानी जस्ट लाइक ट्रांसलेटर, कोई मेडिएटर जो बीच में गाइड कर रहा है। तो बस वही चीज है, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पिछले दिन चर्चा किया था, जो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच में प्राण का काम करता है, कंप्यूटर का प्राण उसका सॉफ्टवेयर ही है ना, जिसको आप देखते हैं कि सामने स्क्रीन पर वो आ रहा है, बट ऐसे उसका पार्ट पार्ट खोल लेंगे कहीं सॉफ्टवेयर आपको नजर नहीं आएगा। आदमी जिंदा है तो बोल रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ है, मतलब प्राण है। बाकी आप बॉडी खोल के देख लीजिए प्राण कहाँ पर रखा हुआ है, दिखेगा नहीं। बस यही चीज सॉफ्टवेयर का है कि कंप्यूटर चल रहा है तो सॉफ्टवेयर है, नहीं चल रहा है तो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बस सेम टू सेम, ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने ऐसा बताया। तो एक मेडिएटर का काम सॉफ्टवेयर का होता है कंप्यूटर में, जो यूजर की भाषा को कन्वर्ट करके मशीन की भाषा में देता है मशीन को, जिससे मशीन उसको समझ पाता है। फिर मशीन जो रिप्लाई करता है वो तो मशीन की भाषा में रिप्लाई करेगा, तो सॉफ्टवेयर वापस उसको फिर कन्वर्ट करता है यूजर की भाषा में और यूजर को देता है, जिससे यूजर आसानी से समझ पाता है। लेकिन ये वर्क इतना तेजी से होता है एक्सचेंजिंग का, कन्वर्सन का,
कि हमें नहीं लगता है कि बीच में कुछ हो रहा है, बस बटन दबाया और स्क्रीन पे आ गया। जबकि इस बीच में सॉफ्टवेयर उसका कन्वर्शन करता है और फिर रिकन्वर्ट होता है, यानी इधर से भी और उधर से भी। इसको बोलते हैं ना वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा। ये दोनों वाइस वर्सा कन्वर्सन करता है सॉफ्टवेयर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्टवेयर वहां पर। यहाँ बीट आपने देखा कि 0 1 के रूप में होता है, यूजर द्वारा दिए गए किसी फॉर्म के डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करके सॉफ्टवेयर दे देता है, जिस पर वो काम करके अपना रिप्लाई करता है। बीट से बड़ा एक नया यूनिट है जिसका नाम है निबल। तो 4 बीट अगर आप एक साथ लिखेंगे तो उसको ग्रुप में एक साथ उसको एक निबल कहेंगे। तो मैंने 4 ही रूप में लिखा है, 4 ही अंक है ना, 0 1 0 1 मिला के 4 अंक है। 4 अंक में अगर कोई बीट रहेगा तो उसको हम एक निबल पढ़ेंगे। इसी तरह अगर 8 बीट रहेगा तो उसको 2 निबल पढ़ सकते हैं, है ना। बीट को हम 2 निबल पढ़ें या 1 बाइट पढ़ें, इसे याद रखिए। बाइट फिर एक नया यूनिट आ गया जो 2 निबल के बराबर होता है। 2 निबल 1 बाइट के बराबर होगा। तो अब ये कहें कि 1 निबल कितना बाइट के बराबर होगा? आधा बाइट। 2 निबल मिल करके 1 बाइट बनाता है। 1 निबल कितना बाइट के बराबर होगा? हाफ बाइट के होगा। सिंपल, ये सवाल पूछा जाता है, याद रखिए। ठीक है। अच्छा, सवाल कुछ इस तरह से भी एक बार पूछा गया था, केबीसी आप देखते ही होंगे, कौन बनेगा करोड़पति। और उसमें फास्टर फिंगरप्रिंट का एक क्वेश्चन सीरीज रहता है। 10 आदमी बैठे होते हैं और उनको एक सवाल दिया जाता है, और सबसे कम सेकंड में जो आंसर देते हैं उनको हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलता है। तो उसमें एक सवाल आया था, है ना। सवाल ये था कि नीचे दिए गए मेमोरी के यूनिट्स को उसके बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। नीचे दिए गए मेमोरी के यूनिट्स को उसके बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, यानी लोअर टू हायर यूनिट के क्रम में आपको सजाना है। तो अब आप सामने देख रहे हैं, है ना, कि पहले तो बिट होगा, उसके बाद निबल होगा, फिर बाइट होगा, फिर किलोबाइट होगा, फिर मेगाबाइट होगा, फिर गीगाबाइट होगा, फिर टेराबाइट होगा, फिर पेटाबाइट होगा, फिर नीचे एक्साबाइट होगा, और फिर जेटाबाइट होगा। एक्साबाइट और जेटाबाइट, जेटाबाइट लास्ट है। ये क्रम है। अब ये आपको क्रम अपना ध्यान रखना है, दिमाग में ये भी रहता है कि सबसे कम समय में। तो 4 ऑप्शन वहां दिया रहेगा, गीगाबाइट, पेटाबाइट, मेगाबाइट, एक्साबाइट। अब आपको उसको उसके बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, और फिर उसके बाद तब आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा। अब उसमें से एक को आपको चुनना रहेगा, और फिर जो सेकंड में पास करेगा उसको हॉट सीट पर। तो आपको ये टेबल याद रखना वहां के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा सवाल एबीसी में भी पूछा जा चुका है। चलिए, तो आपने देखा अभी कि निबल जो होता है उससे बड़ा जो यूनिट है वो बाइट कहलाता है। बाइट 2 निबल के बराबर होगा, एंड 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर का मतलब 1 लेटर होता है। जैसे एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं, तो प्रत्येक एक अक्षर 1 बाइट जगह लेता है, याद रखिए। यानी अगर आपका नाम 5 अक्षर का है तो 5 बाइट जगह वो ले रहा है मेमोरी में। समझ गए? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल में आप मैसेज टाइप करते हैं, एक मैसेज कितना कैरेक्टर का लगभग होता है? एक मैसेज, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बस टाइप करने लगते हैं जितना बड़ा हो जाए। पैसा जब लगता है पर मैसेज, तब तो हमें ध्यान देना पड़ता है। तो 160 लेटर का एक मैसेज होता है। फिर उससे ऊपर बढ़ी 160, दूसरा, फिर 160, तीसरा। इस तरह से 160 160 करके आप बढ़ सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से
कोई भी, जैसे इसलिए मैंने बताया कि कभी कभी कोई बॉक्स दिया गया रहता है, उसमें लिखा जाता है 500 लेटर्स में लिख, नहीं, तो हमको वो अपना वो ध्यान रखना होता है कि जो, और उसमें लेटर कैसे काउंट होता है, स्पेस भी एक लेटर होता है, डॉट भी एक लेटर होता है, कॉमा भी एक लेटर होता है, इन्वर्टेड कॉमा एक तरफ से भी एक लेटर होगा, है ना। इस तरह से जितने जितना बार बटन दब रहा है सब एक एक लेटर, नहीं, एंटर मारे वो भी एक लेटर में जाएगा। तो इस तरह से जो है, आप जितना भी लिखते जाएंगे वो सारे एक एक लेटर काउंट होंगे, तो आपको वो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ड काउंट की अगर बात आएगी तो एक लेटर के बाद एक स्पेस देंगे तो एक वर्ड माना जाएगा। चाहे आप 10 लेटर लिख करके स्पेस दें तो 10 लेटर का एक वर्ड, या एक लेटर के बाद भी स्पेस देंगे तो एक वर्ड हो जाएगा। वर्ड काउंट इस तरह से होता है, स्पेस देने पर नेक्स्ट वर्ड आ जाता है और इंटर मारने पर नेक्स्ट लाइन आ जाता है। समझ आ रहा है, ये मैं कीबोर्ड का आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। एंटर मारने से लाइन बढ़ता है, स्पेस बढ़ाने से वर्ड काउंट होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट होगा। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट होगा। 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होगा। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट होगा। एंड 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट होगा। 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट होगा। और उसी तरह से आगे 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट होगा। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। टेबल दिया हुआ सारा, ये दिया हुआ है। आप कहेंगे ये जो कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें कौन सा मेमोरी रहता है, नहीं, तो सबसे पहले तो इसमें मेमोरी के रूप में आप जानते हैं कि रैम होता है। रैम का क्या रहता है, जीबी में रहता है। 8 जीबी रहेगा, 16 जीबी रहेगा, 32 जीबी रहेगा, 64 जीबी रहेगा। हम लोगों के पास 32 जीबी से ज्यादा वाला तो कंप्यूटर आता भी नहीं है। 64 जीबी इस्तेमाल करने वाले, है ना, वो बड़े बड़े प्लांट वाले होंगे, या बड़ा कोई फैक्ट्री होगा, उधर ही 64 जीबी रैम वाला कंप्यूटर लगेगा, है ना। 64 से ऊपर भी रैम हो सकता है, बट वो कंप्यूटर हम लोगों का यूज का नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीबी एक हो गया जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब जीबी में ही आता है। 32 जीबी हो, 64 जीबी हो, 128 जीबी हो, यही रहता है ऑलमोस्ट, तो ये सब भी जीबी में ही आता है। और क्या आता है, कैसेट, सीडी कैसेट, डीवीडी कैसेट, ये सब रहता है। अब तो नेग्लिजेबल है, वो कोई यूज करता भी नहीं। लेकिन हम बात करें अगर सीडी कैसेट की, है ना, ये सीडी है या डीवीडी है, जो मान लीजिए, क्या सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, ये इसका फुल फॉर्म है। आमतौर पे ये जो सीडी का जो डिजाइन है, इसमें इतना तो ये कुछ नहीं रहता, ये स्टोरेज के रूप में यूज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर राउंड लिखा रहता है, इसके बाद इस पर राउंड बहुत सारे होंगे, है ना। ये जो राउंड आप देख रहे हैं, these rounds are called tracks। ट्रैक्स, ट्रैक होता है ना, जैसे आप वो ये जो टूर्नामेंट वगैरह मैराथन का होता है, दौड़ वाला, देखते हैं ऐसे गोल चक्कर बनाया हुआ रहता है, उसमें लोग दौड़ता है एक साथ, 5 5 7 7 10 10 लोग, नहीं, तो ये ट्रैक होता है कि आप एक लेयर में है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में, या रोड पे भी देखते होंगे वो, कि 6 लेन रोड है, 8 लेन रोड है, तो उसके ऊपर लाइन बीच बीच में खींचा हुआ रहता है लेन के हिसाब से, तो वो ट्रैक कहलाता है। नहीं, ये सब क्या है, ट्रैक्स। ट्रैक्स मतलब लेयर, और दो लेयर के बीच में जो जगह होता है, इस जगह को, अंदर वाले इस एरिया को, इसको बोलते हैं सेक्टर। जैसे दो बेंच के बीच में जगह है ना बैठने का, तो वो सेक्टर हो गया।
उधर आपका डेटा रहेगा। आपका डेटा इसमें कहाँ पे भरा रहता है, इस एरिया में भरता है। आप कहेंगे भरता कैसे है, किनारे से भरता है कि बीच से भरता है, बीच से भरता है। पहले जो डेटा भरेगा इस वाले में भरेगा, ये जब भर जाएगा तब बार वाला भरेगा, तब उसके बाद वाला, तब लास्ट में किनारा वाला भरेगा, ऐसे भरता है। ये इसका तरीका है। तो सीडी या डीवीडी कैसेट में क्या दो चीज रहता है, ट्रैक एंड सेक्टर, दो वर्ड आता है। कंप्यूटर की जब क्वेश्चन आएगी तो उसमें मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन में व्हाट इज ट्रैक एंड व्हाट इज सेक्टर पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे ट्रैक सेक्टर क्या है। सेक्टर वो एक स्पेस है जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है, और ट्रैक लेयर्स बनाता है कैसेट के अंदर जहां से दूसरा सेक्टर शुरू होता है। समझ आ रहा है। सीडी कैसेट में बहुत सारे ट्रैक्स बने होते हैं जो अलग अलग एरिया को सेपरेट करते हैं। ठीक है, एरिया जो होता है उसको सेक्टर कहते हैं जहां एक्चुअली डाटा स्टोर होता है, और ट्रैक्स उसके पास लेयर बने होते हैं। इसको आप ऐसे डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, सीडी का जो साइज होता है, अगर साइज की बात करें तो ये 700 MB का होता है, और ये 4.7 GB का होता है। ये इसका साइज। सीडी का जो साइज होता है वो 700 MB होता है, यानी सीडी कैसेट MB में चलता है, जीबी में नहीं। जबकि डीवीडी कैसेट जीबी में चलता है। तो लोग अब सीडी कैसेट के बजाय डीवीडी ही यूज करते हैं। नहीं, क्योंकि एक डीवीडी 4.5 GB होता है। अगर इसको एमबी में कन्वर्ट करेंगे आप, क्या करना होगा, 4812 MB हो जाए। उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे, इससे करीब 7 गुना है ये ज्यादा, 7 टाइम्स ज्यादा है। यानी एक डीवीडी कैसेट की क्षमता 7 सीडी के बराबर होती है। तो क्यों नहीं इसको यूज करें, जगह उतना ही लेगा और काम ज्यादा करेगा, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। पर अब तो इसको भी लोग यूज नहीं करते हैं, अब सब पेन ड्राइव यूज करते हैं, क्योंकि ये तो 5 ही GB में इसका कहानी खत्म हो जाएगा। और यहाँ तो हमारे पास 128 GB होता है, 256 GB होता है एक छोटा सा कार्ड में, इतना छोटा सा पेन ड्राइव में। नहीं, तो इसका कितना गुना हो गया, 100 गुना हो गया। इसलिए अब उसका इस्तेमाल अब होता है, इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है। ये खराब भी नहीं होता है जल्दी, जबकि ये तो घिसेगा उसका, अगर ये हेड अब घिसना ही है, जब चलाइएगा तो वो हेड उसको नचाता है, इसलिए वो घिसना ही है। घिस जाएगा तो डेटा रीडिंग कमजोर हो जाएगा, मतलब वो मेमोरी खराब हो गया। इसलिए एक तो रखने में ज्यादा जगह लेगा, टूटने का डर रहेगा, घिसने का डर रहेगा, लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। एंड ये आपका जो है लॉन्ग लास्ट करेगा, ज्यादा स्पेस जो है वो देगा, और खराब होने का चांसेस नहीं रहता। आपको जानकारी में दे दूं, पेन ड्राइव का जो या मेमोरी कार्ड का जो वारंटी होता है, लाइफ टाइम वारंटी होता है उसका। लाइफ टाइम वारंटी मतलब खराब होता ही नहीं। तो इसलिए कंपनी भी लिख के भेजती है लाइफ टाइम। अब किसी किसी कंपनी में 5 साल लिखा हुआ रहता है, लेकिन 2 ही साल लिखता है। अब इधर लिखने लगा, नहीं तो सबका लाइफ टाइम खराब ही नहीं होता। अब चूंकि सस्ता जो मटेरियल आ गया है, तो क्वालिटी कमजोर हो गया, उखड़ जाता है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ टूट गया, है ना, बस उसका चिप सब बाहर आ गया। देखते ही होंगे, क्वालिटी कमजोर। अब 150 में कैसा पेन ड्राइव आए, है ना। पहले हम लोग पेन ड्राइव करते थे, 700 800 का पेन ड्राइव होता था, तो वो चलता था बहुत बहुत, है ना। मेटल वाला अगर आप लेते हैं, जो एचपी वगैरह का आता है, तो मेटल वाला आप यूज करिए, ढंग से यूज करिए, आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा, वो खराब नहीं होगा। ये सब चीजें हैं। तो आप ये यूनिट्स देख लिए हैं। मैंने यहाँ पर आपको सीडी डीवीडी का जो अलग अलग साइज है और कन्वर्शन भी बता दिया है ना। 1024 से गुना किए हैं। ये जीबी को एमबी में बदलने के लिए
आप टेबल पढ़े ही हैं, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। चूंकि यहाँ पर 4.7 GB है, तो हम 4.7 गुना 1024 करेंगे तो 4812 हो जाएगा, नहीं? और अगर उसको सीडी में कन्वर्ट करना हो तो 700 से भाग दे देंगे, सीडी निकल जाएगा। क्योंकि एक सीडी 700 लेता है और डीवीडी में 4812 MB है, 700 से भाग दे देंगे तो जितना भी आएगा वो सीडी कहलाएगा। तो 6.77 करके आता है, इसलिए उसको हम लोग 7 CD मान लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये कुछ अलग अलग हैं। अब आप देखिए, इसमें कुछ मेमोरी के टाइप दिए गए हैं, मेमोरी का प्रकार दिया गया है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को उसके स्टोर करने की क्षमता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है कैच मेमोरी, पिछले ही दिन पढ़े थे। सीपीयू रजिस्टर को कहते हैं। अपेक्षाकृत यह छोटा, सबसे छोटा मेमोरी होता है ना। 8 MB इसका साइज होता है, 6 से 8 MB सिर्फ साइज होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा एक साथ रखते भी नहीं है, एक एक करके ही डेटा इसमें आता है। जब तक कोई प्रोसेस चल रहा है तब तक वो डेटा उधर है, तो इसलिए इसके कम साइज से भी काम चल जाता है। यह एक सेमी कंडक्टर मेमोरी है। कैच एक तरह का सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू के स्पीड को बढ़ाता है। सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने के लिए कैच मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। कैच मेमोरी जितना बेहतरीन रहेगा, सीपीयू उतना फास्ट काम करेगा। इसको बफर या बफर की तरह काम करता है, और यह सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच में काम करता है। सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच में। आप कहेंगे मेन मेमोरी क्या है, तो पिछले दिन पढ़े थे प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है, यानी रैम। रैम को मेन मेमोरी कहते हैं। यानी सीपीयू और रैम के बीच में क्या रहता है, कैच रहता है, यानी सीपीयू रजिस्टर रहता है। समझ में आ रहा है कुछ? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन सा मेमोरी रहता है, कैच मेमोरी। इसका कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। ये किसी डाटा को होल्ड करके रखता है ना, जहां से सीपीयू क्विकली इस्तेमाल कर सके डेटा को। सीपीयू के अंदर ही रहता है। आपने सीपीयू के स्ट्रक्चर में पढ़ा है, जॉन वॉन न्यूमैन का जो कॉन्सेप्ट है कि सीपीयू में 3 भाग होता है, एएलयू, सीयू तथा सीपीयू रजिस्टर, है ना। एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सभी प्रकार का मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन इसके द्वारा होता है, एएलयू के द्वारा। कंट्रोल सेक्शन जो है, कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो रजिस्टर है वो उस डेटा को तब तक रखे रहता है जब तक उसका प्रोसेस एएलयू में चल रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है किसी डेटा को ये होल्ड करके रखता है जहां से सीपीयू उसको इस्तेमाल कर सके, यानी एएलयू उसको इस्तेमाल कर सके। सीपीयू का मतलब वहां एएलयू से है, क्योंकि काम तो वही करता है। The part of data and program are transferred from disk to cache by operating system, from where CPU can access them. किसी डाटा का हिस्सा जो एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में, यानी प्राइमरी मेमोरी से ये कैच में जो ट्रांसफर होता है, यह किसके द्वारा होता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा। क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर बीच में, सबके बीच में कनेक्टिंग का काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्राइमरी मेमोरी से डाटा को उठा के कैच में भेजता है, जहां से सीपीयू उसको प्रोसेस में ले लेता है और प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। एडवांटेज क्या है कैच मेमोरी का? कैच फास्टर मेमोरी होता है, ये तो पिछले दिन भी पढ़े थे। मेन मेमोरी की तुलना में ये फास्ट काम करता है ना। यह कम समय लेता है किसी काम को करने में। क्यों? क्योंकि ये फास्ट काम करता है, और ये किसी डाटा को स्टोर करके रखता है, लेकिन ये कम समय के लिए रखता है। क्योंकि जब तक प्रोसेस हो नहीं जाता तब तक रखता है, तो बस उसको शॉर्ट टाइम ही कहा जाएगा। क्योंकि प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो रहा है तब तक डेटा इसके अंदर है। इसे लिखा गया, इट स्टोर्स द प्रोग्राम
दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड। ये किसी प्रोग्राम को स्टोर करता है जो कम समय में एग्जीक्यूट किया जा सके। ये इसके स्पीड के कारण है ना। और चूंकि टेम्पररी स्टोरेज है, ये फास्टली काम नहीं करेगा तो फिर दूसरा काम कैसे कर पाएगा। ठीक है, इसका डिमेरिट भी है। एडवांटेज में से क्या निकला देखो, एक तो स्पीडली काम करता है ना, मेन मेमोरी की तुलना में फास्ट काम करता है, ये किसी डाटा को कम समय के लिए रखता है नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका जो स्टोरेज क्षमता है, इसका जो स्टोरेज क्षमता है वो बहुत कम होता है, 3 से लेके 8 MB तक रहता है। साधारण कंप्यूटर लेंगे 3 MB 4 MB ही उसमें कैच रहेगा, लेकिन थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का लेंगे तो उसमें 8 MB तक कैच रहेगा, जिससे उसकी स्पीड और ज्यादा हो जाती है। ये लैपटॉप अभी जिसको मैं चला रहा हूँ है ना, इसमें 6 MB कैच है, 6 MB कैच है। और यह कंप्यूटर 3 से 5 सेकंड में स्टार्ट होता है, 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड में ये चालू हो जाता है। कभी कभी 3 सेकंड में होता है, हमेशा नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी खासियत है, क्योंकि ये SSD से लैस है, 512 SSD है, 8 GB इसका रैम है, और Core i5 प्रोसेसर है 10 जनरेशन। उस हिसाब से ये लेटेस्ट है। तो और Windows 11 है, तो सब चीज इसका अनुकूल बनाया गया है, इसलिए ये स्टार्ट होने में बहुत कम समय लेता है। एक्सपेंसिव होता है, जाहिर है, जब आप सब चीज बढ़िया लेंगे तो पैसा भी बढ़िया ही लगेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। कैच का क्या यूज हुआ। कैच छोटा साइज का मेमोरी है, सेमी कंडक्टर है, हाई स्पीड होता है, कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ज्यादा तेजी से काम करता है, और ये एक बफर का काम करता है ना, CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में। इसका साइज 3 से लेके 8 MB तक होता है, और ये किसी डाटा को उतने ही देर रखता है जब तक उसका प्रोसेस पूरा ना हो जाए। अच्छा, अगर एक सवाल आए कि कंप्यूटर अगर अचानक बंद हो जाए तो कैच में डाटा बचा रहेगा या गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो डाटा उड़ना तय है, क्योंकि आप पहले ही पढ़े हैं कि ये बफर मेमोरी है, टेम्पररी स्टोरेज है, तो पावर के रहने तक वो काम करता है, पावर खत्म, डाटा खत्म, फिर से आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे, फिर से मेमोरी में नया डाटा डालना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड नहीं रखेगा। आगे देखते हैं प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, ये सेकंड पार्ट। तो कैच मेमोरी से बड़ा साइज का जो मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। इसी में दो तरह की मेमोरी आती है, एक रैम होता है तो दूसरा रोम होता है। रैम एक ऐसा मेमोरी जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए मैं इसका ऊपर वाला डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। यह किसी वैसे डाटा को रखता है जिस पर तत्काल कंप्यूटर आपका काम कर रहा है। जैसे कोई एप्लीकेशन आप खोले, ये मैंने एक फाइल खोल रखा है, मैंने दूसरा फाइल रिकॉर्डिंग के लिए खोल रखा है, यह सब फाइल कहाँ जगह लिए हुआ है, प्राइमरी मेमोरी रैम के अंदर। अगर हमारा कंप्यूटर अचानक पावर ऑफ हो जाए, मेरा ये दोनों फाइल बंद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग वोडिंग सब बंद हो जाएगा। समझ गए। हाँ, रैम के अंदर सेव नहीं होगा, रैम के अंदर सिर्फ काम करने के लिए जगह है, फ्री स्पेस। सेव करने का स्पेस कहीं और है। जैसे मैं रिकॉर्डिंग जब ये एंड करता हूँ तो ये इसके हार्ड डिस्क में सेव होता है, डॉक्यूमेंट में, जो कि रैम में नहीं रहता है वो। फिर उस फाइल को दोबारा सुनना चाहेंगे प्ले करके तो फिर वो रैम में जगह लेगा, लेकिन फाइल बंद करेंगे तो रैम खाली हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल जो आप चला रहे होते हैं, 5-10 ऐप खोले रहते हैं, तो आप रैम का स्टेटस देखिएगा तो आपको बहुत सारा जगह छेका हुआ नजर आएगा, कम ही खाली दिखेगा। लेकिन आप उससे बाहर आके जरा लेफ्ट वाला बटन दबा के क्लीन करिए,
एप्लीकेशंस को, यानी बंद कर दीजिए, फिर जाके स्टेटस चेक करिए, बहुत सारा जगह खाली दिखने लगेगा। तो जो जो प्रोग्राम एक्टिव रहता है करंट में, खुला रहता है, वो एक्चुअली जगह कहाँ लेता है, रैम के अंदर। और उसमें से कोई एक ही आप चला रहे होंगे एट ए टाइम, वो कैच में जगह लेगा। अब समझ में आ रहा है? कैच में कौन लेगा, जिसको आप तत्काल प्रेजेंट में जो सामने दिख रहा है वो कैच में। अब जैसे मैं दो चला रहा हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग भी चल रहा है और ये फाइल भी खुला है, यहाँ तो दो एक साथ काम कर रहा है। ये कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग है, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर लगा हुआ है, इसलिए हम एक साथ कई सारे काम दे सकते हैं, हम गाना भी सुन सकते हैं। नहीं, हमारा रिकॉर्डिंग भी चल रहा है और बाकी हमारा इधर फाइल भी दिख रहा है। मैं चाहूँ तो कोई फाइल ट्रांसफर का भी प्रोसेस लगा सकता हूँ, सब एक साथ चलेगा, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता है। तो फिर कैच में कौन सा रहेगा, तो सब रहेगा, क्योंकि जब सब काम एक साथ हो रहा है तो सब डाटा कैच में रहेगा। तो वैसा स्थिति में कैच का साइज भी तो उसी हिसाब से रहना चाहिए। कैच का साइज छोटा रहेगा तो चार तो काम थोड़ी एक साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। कंप्यूटर ही स्लो हो जाएगा आपका, एक रुकेगा तो दूसरा चलेगा, फिर वो रुकेगा तो ये चलेगा, यही होगा। लेकिन अगर कैच का साइज बड़ा रहेगा, कोई नहीं रुकेगा, आपके सारे काम एक साथ कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये है। तो प्राइमरी मेमोरी एक मेमोरी का प्रकार है जो रनिंग मेमोरी कही जाती है, और कंप्यूटर में यह पूर्णतः अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें कोई भी डाटा हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते हैं, ये सिर्फ चलाने के दौरान यूज में आ जाता है, और बंद करते ही इसका डाटा अपने आप इरेज हो जाता है, ये इसका स्वभाव है। इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। वोलाटाइल का मतलब उड़नशील होता है। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी क्षमता भी सीमित होती है। जैसे मैंने कहा ना, 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, जिसका जितना कंप्यूटर की क्षमता उस हिसाब से रैम रखते हैं। डेटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, और इसका डेटा अपने आप उड़ जाता है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई फाइल खोले हुए हैं, कोई महत्वपूर्ण काम आपने किया है, तो आप अगर चाहते हैं कि उस डाटा को अगले दिन भी हम यूज करें, तो आप सेव जरूर कर लें फाइल बंद करने से पहले, कंप्यूटर बंद करने से पहले सेव कर लेंगे, तो अगले दिन के लिए वो सुरक्षित हो जाएगा। सेव नहीं करके सीधे बंद करेंगे, तो फिर एक बार कंप्यूटर आपको पूछेगा जरूर, क्या आप इसको सेव करना चाहेंगे, हाँ या ना। तो आपके जवाब पर निर्भर करता है कि डाटा रहेगा या जाएगा। कहीं आपने बिना समझे सीधे डोंट सेव वाला दबा दिया, तो डाटा निश्चित रूप से चला जाएगा, फिर आपको कल नहीं मिलेगा। क्लियर? इट इज स्लोअर देन कैच मेमोरी और रजिस्टर्स। कैच मेमोरी जो पिछला वाला था, उससे ये थोड़ा धीमा काम करता है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, रैम तथा रोम। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका फोटो आप पिछले दिन देखे ही थे, है ना, ग्रीन कलर का रहता है चिप। और दूसरा रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट। कैटेगरी दोनों प्राइमरी ही है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है, स्टोरेज करने का जो है वो अलग है। क्या है? रैम वोलाटाइल होता है, जबकि रोम नॉन वोलाटाइल होता है। यानी रैम के अंदर का डाटा उड़ जाता है पावर ऑफ होने पर, लेकिन रोम रैम के अंदर का उड़ता है, रोम के अंदर का परमानेंट होता है, वो नहीं उड़ता है। तो फिर और क्या है? रैम के अंदर यूजर का डेटा जो टाइप करते हैं वो रहता है, जबकि रोम के अंदर यूजर का डेटा नहीं होता, सिस्टम का डेटा रहता है। और ये डेटा कंपनी द्वारा ही फीड करके भेजा गया रहता है। हम उसमें अलग से ना कोई डेटा डाल सकते हैं और ना उसमें का कोई डेटा मिटा सकते हैं, यानी ये इडिटेबल नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है रीड ओनली मेमोरी, पढ़ने के लिए सिर्फ, यानी पहले से लिखा होगा तब ना पढ़ेंगे। लेकिन रैम के अंदर कुछ नहीं रहता है, खाली रहता है। जो फाइल खोलेंगे दिखेगा, जो लिखेंगे लिखाएगा, जो मिटाएंगे मिटेगा, क्लोज करेंगे बंद हो जाएगा। तो ये फुल्ली यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो यूजर पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ गए? रैम जो होता है पोर्टेबल होता है। रैम आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंप्यूटर में 4 GB लगा है, आपको मर्जी है कि 8 GB का लगा दो। दो स्लॉट तो रहता ही है, मैंने आपको बताया था। एक स्लॉट में एक लगा हुआ है, तो दूसरे में चार और डाल देंगे, 8 हो जाएगा। आपको लगा कि नहीं, चार के बदले 8 मुझे मिल रहा है, ये चार हटाइए, 8 एक तो लगा दीजिए, हो गया, एक ही से काम चल जाएगा। समझ में आ गया?
आगे देखते हैं। कंप्यूटर जो है वो बिना इन मेमोरीज के नहीं चलाया जा सकता, इसे याद रखना। वैसे तो कैच के बिना भी नहीं चलाया जा सकता, है ना, और इनके बिना भी कंप्यूटर चलना संभव नहीं है। अब इस पर मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। अगर आपका कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाए, स्टार्ट नहीं हो, तो आप किसी टेक्नीशियन के पास ले जाएंगे। तो आप देखिएगा, जब वो उसका कवर खोलते हैं तो सबसे पहला काम रैम चेक करते हैं। रोम तो चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि रोम उस बोर्ड में, जो मदरबोर्ड देखे ना बड़ा सा, उसमें एक चिप के रूप में सोल्डिंग किया हुआ रहता है, फिक्स रहता है। उसको अदल बदल नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो रहेगा सो रहेगा। लेकिन रैम तो अलग से लगता है, जो अलग से बिकता है, आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो रैम में हो सकता है कि कुछ ज्यादा दिन से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाहर का डस्ट वस्ट जो है उसके पास पूरा भर गया होगा, और उसके कारण, जैसे तार टोका लगा के जब बिजली जलाते हैं तो कार्बन लगता है, तो क्या बुक बाक होने लगता है ना। वही चीज कंप्यूटर के साथ भी होता है, कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, तो उसको निकाल के साफ करते हैं लोग, फिर लगाते हैं, फिर चालू करते हैं। मे भी कभी कभी चालू हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ी वो भी रहती है कि वो डस्ट होने के कारण आपका रैम ठीक से नहीं काम करा, तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। पहला तो डायग्नोसिस ये होता है। दूसरा होता है कि मैंने एक चीज बताया था, एसएमपीएस, याद हो, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसी के थ्रू तो पावर जाता है अंदर। हो सकता है कि उसी में उड़ गया हो, तो पावर ही नहीं जा रहा हो, भीतर सब ठीक हो, तो एसएमपीएस भी लोग बदल करके देखते हैं, दूसरा एमपीएस एसएमपीएस से पावर सप्लाई दे करके देखते हैं। ज्यादातर कंप्यूटर में यही दो खराब होता है। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो एसएमपीएस उड़ता है पहले, क्योंकि उसमें फ्यूज उस तरह का दिया रहता है, तो पहले उड़ जाता है, भीतर का सामान बच जाता है। एसएमपीएस 500-600 का सामान है, रैम आपका जो है 600-700-800 का सामान है, मदरबोर्ड 5,000 का सामान है। तो इसलिए ऐसा व्यवस्था रहता है कि आपका हल्का सामान उड़े, यानी उधर से ही आपका सुरक्षा दिया जाए, ताकि भीतर जो है वो सामान बचा रहे, तो कम से कम नुकसान हो। क्योंकि बिजली का सामान है, कभी कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज ज्यादा आया, फ्लक्चुएट किया, कुछ हुआ, ब्लास्ट कर गया। तो उसमें दो चीजें खास कर देखी जाती है, एसएमपीएस और रैम। क्लियर है? ये मैंने आपको हार्डवेयर की जानकारी दिया। डायग्नोसिस के दौरान हार्डवेयर एक्सपर्ट ये दो चीजों को देखते हैं, एंड लास्ट में कभी कभी उसका बैटरी भी चेक करते हैं, क्योंकि आपका घड़ी खराब अगर हो जाएगा, बैटरी कमजोर हो जाएगा, तो भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ये दो तीन चीजें जो है मुख्य रूप से चेक करने की चीजें होती हैं, जिससे आप अपने सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हैं। बढ़े आगे। रैम जो है वो कैच मेमोरी की तुलना में स्लोअर होता है। ये दो प्रकार का है, ये रैम एंड रोम। आपने देखा, इसके बिना कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता। रैम के बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। रैम जो है, उसमें रैम का अलग अलग टाइप होता है, मैंने कल चर्चा किया था। DDR1 रैम, DDR2 रैम, DDR3 रैम, और नया वाले में DDR4 रैम, याद है ना? बताया था, मैंने चर्चा किया था। हाँ, हाँ, 4, DDR4 जो है अभी नए वाले कंप्यूटर, वैसे तो अब DDR5 आना चाहिए। DDR5 वाला तो अभी है नहीं, लेकिन 4 वाला जो है, कभी कभी ऐड में मैं देखता हूँ, लेकिन इधर के किसी लैपटॉप में मैंने नहीं देखा। तो DDR4 तक अभी, जैसे इस लैपटॉप में DDR4 लगा हुआ है ना, अब इन फ्यूचर जो नया आएगा उसमें DDR5 आएगा। ठीक, वो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, ताकि कंप्यूटर का स्पीड और ज्यादा तेजी से काम करे, यही फर्क। रैम के बारे में अगर आपको दो तीन पॉइंट में कहा जाए कि आप बोलिए, तो आप कहेंगे कि यह एक टेम्पररी स्टोरेज है, जिसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसका डेटा उड़ जाता है जब पावर बंद करते हैं कंप्यूटर का, और इसके साइज 1 GB से लेके 64 GB तक हो सकते हैं। रोम जो होता है, यह भी प्राइमरी मेमोरी के कैटेगरी का ही एक मेमोरी है, जो कि परमानेंट होता है, जिसको नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, और ये मदरबोर्ड में फिक्स रहता है।
मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर इसमें कंपनी द्वारा ही फीड करके भेजा गया रहता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम बायोस है। बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग है, इसका फुल फॉर्म याद रखिए। पूछा जाता है बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बायोस होता क्या है? तो बायोस एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ये कंप्यूटर है ना, जब इसको मैं ऑन करूंगा तो पहले क्या लिखेगा? ये कंपनी का नाम, जिस कंपनी का ये लैपटॉप है। आप मोबाइल स्टार्ट करिएगा तो पहले आपके मोबाइल का कंपनी का नाम लिखेगा, वो सॉफ्टवेयर बायोस होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो छोटा फाइल होता है जो कंपनी अपना सॉफ्टवेयर डाल के बेचती है। बाकी उसके बाद आप एंड्रॉयड डालिए, विंडोज डालिए, लिनक्स डालिए, यूनिक्स डालिए, ओएस के रूप में जो डालिए, लेकिन ओएस से भी पहले एक अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहते हैं फिर्मवेयर। फिर्मवेयर, IRMWARE, इसी को हम बायोस बोलते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग या फिर्मवेयर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो पहले से कंपनी द्वारा जब चिप कोई बनाया जाता है तो उसमें एक मेमोरी कार्ड में डाल के भेजा जाता है। किसी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये निर्णय लेना फिर्मवेयर सॉफ्टवेयर का होता है। क्योंकि जिस तरह का हार्डवेयर कंपनी ने बनाया रहता है उसी के आधार पर वो सॉफ्टवेयर उसमें ऐड करता है। और वो सॉफ्टवेयर ही आने वाले नए सॉफ्टवेयर को ये परमिशन देता है कि आप इस कंप्यूटर में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्ले स्टोर से कई चीज डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन वो इंस्टॉल ही नहीं होता। हो सकता है हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, इसीलिए नहीं। ये जानकारी देता कौन है? उसके अंदर जो फिर्मवेयर होता है या बायोस होता है वो उसको देता है। आया समझ में? ये सब रोम के प्रकार होते हैं, चार प्रकार के। जैसे उसमें रैम में भी मैंने चार बताया था ना, DDR1 2 3 4। उसी तरह से रोम के भी चार टाइप हैं। एम रोम, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एक न एक। एम रोम स्टैंड्स फॉर मास्टर रोम, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM erasable programmable read only memory, and double EPROM electronically erasable programmable read only memory। ये जो है चार रोम के अलग अलग टाइप हैं, इसे आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज। ये मेमोरी का तीसरा टाइप है। मेमोरी को तो तीन ही प्रकार हैं, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। चर्चा हमने पिछले दिन किया था। इस सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहते हैं, जहां किसी डेटा को स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज। इसे हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। और यह सबसे कम स्पीड में काम करने वाला मेमोरी होता है, यानी स्लोएस्ट मेमोरी है, सबसे कम स्पीड वाला, लेकिन सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता वाला ये होता है। स्पीड कम होता है लेकिन स्टोरेज ज्यादा होता है। यहाँ पर जो है सीपीयू इस मेमोरी का इस्तेमाल डायरेक्ट रूप से नहीं करता। सीपीयू के पास कौन सा मेमोरी होता है? कैच। कैच कहाँ, कैच मेमोरी कहाँ से डाटा लेता है? प्राइमरी से। प्राइमरी डाटा कहाँ से लेता है? सेकेंडरी से। समझ में आया? प्राइमरी में डाटा कहाँ से आएगा? तो फाइल खोलेंगे तब ना रैम में आएगा। फाइल रहता कहाँ है? सेकेंडरी मेमोरी में, परमानेंट वाले में। यानी जो हमारा जो डाटा है वो एक्चुअली कहाँ रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। जहां से हम उसको रैम में जब खोलते हैं तो आता है, वहां से कैश में जाके प्रोसेस होता है और रिजल्ट देता है। यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसका सेकेंडरी, प्राइमरी और कैच तीनों वर्किंग में आ जाता है। इसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, इसके नाम यहाँ नीचे दिए गए हैं। CD, DVD, पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहते हैं, पिछले दिन मैंने चर्चा किया था। हार्ड डिस्क पुराना नाम है HDD, नया नाम SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। और एक फ्लॉपी डिस्क है जो पुराना है, कैसेट के जमाने का, अब इस्तेमाल नहीं होता है।
अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसमें सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर को चलाया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी चलाया जा सकता है। इसका एग्जांपल मैं कैसे दे दूं। पहले जो मोबाइल आता था उसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगता था, फिर भी थोड़ा सा मेमोरी तो रहता ही था, पर उसमें कोई बाहर से डाटा सेव होता था नहीं, मेमोरी कार्ड ही नहीं तो कहाँ से सेव होगा, नहीं। लेकिन काम तो होता था। तो बस उसी तरह का है कि अगर मुझे कंप्यूटर चलाना है लेकिन कुछ सेव नहीं करना है, तो हम बिना सेकेंडरी मेमोरी के चला सकते हैं। कैसे? कैसेट लगाएंगे या पेन ड्राइव लगाएंगे और उससे उसको स्टार्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप चला पाएंगे, फाइल बना पाएंगे, लेकिन सेव नहीं होगा। जब सेव करना होगा तो फिर आपको सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। पहला लाइन है, कंप्यूटर को बिना सेकेंडरी मेमोरी के चलाया जा सकता है और यह किसी डेटा को स्टोर करके रखता है। यह स्लो काम करता है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। तो प्राइमरी मेमोरी ऑलरेडी कैच से स्लो है और इससे भी स्लो हो गया सेकेंडरी, यानी सबसे स्लोएस्ट जो हो गया सेकेंडरी ही हो गया, जिसका स्पीड होता है 5400 आरपीएम। आरपीएम नाम सुने हो? रोटेशन पर मिनट। जैसे मोटरसाइकिल का जो चक्का होता है, 1 मिनट में कितना राउंड घूमता है, वही उसका आरपीएम कहलाए। रोटेशन प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना राउंड घूम जाएगा, वो हो गया रोटेशन प्रति मिनट। वही चीज यहाँ है। इसमें भी चक्का होता है हार्ड डिस्क के अंदर जो नाचता है। आरपीएम 5400 लिखा हुआ है, ये अच्छी क्वालिटी का है। कम वाला भी आता है। रैम का जो आरपीएम होता है इससे भी ज्यादा होता है, 7000 8000 या उससे भी ज्यादा होता है स्पीड, इसीलिए वो इससे ज्यादा फास्ट काम करता है। ठीक है, रोटेशन प्रति मिनट। और इसको बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो आपने अभी तक मेमोरी के अलग अलग पहलुओं को देखा। मैं एक आपको समराइज कर देता हूँ। कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर की याददाश्त को कही जाती है, जहां हम अपने डेटा को काम करने के बाद सेव करके रखते हैं। कंप्यूटर में 3 तरह की मेमोरी होती है, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। कैच मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो सीपीयू के स्पीड को बढ़ाता है। इसका साइज कम होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, और इसका कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है। प्राइमरी मेमोरी में 2 तरह की मेमोरी आती है, रैम एंड रोम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है ना, और इसमें कोई भी करेंटली रनिंग डेटा को वो रखता है। 1 जीबी से लेकर के 64 जीबी तक इसमें साइज रहता है। यह वोलाटाइल मेमोरी है, यह परमानेंट नहीं होता है। कंप्यूटर जब तक चालू है आप इसमें डाटा रख सकते हैं, कंप्यूटर बंद करेंगे डाटा अपने आप उड़ जाएगा। दूसरा होता है, अच्छा इसके भी अलग अलग टाइप आते हैं, DDR1 DDR2। रिपीट। हाँ, ये दोनों टेम्पररी ही है। कैच मेमोरी भी टेम्पररी है और प्राइमरी मेमोरी में रैम भी टेम्पररी है। ठीक है, उसमें DDR1 2 3 4 4 तरह का आता है रैम के अंदर। और रोम जो है वह परमानेंट स्टोरेज होता है। इसमें मदरबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर बायोस है, जिसको फिर्मवेयर भी कहा जाता है, वो रहता है। इसमें बाहर से यूजर अपना कोई भी डाटा नहीं रख सकता है और ना ही वो कंप्यूटर का किसी डाटा को हटा सकता है। रोम के 4 टाइप होते हैं, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ये 4 तरह के होते हैं। हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। ये पूर्णतः अस्थाई मेमोरी होता है। आप जो भी डाटा रखते हैं इसमें ये लॉन्ग टाइम रहता है, जब तक चाहे तब तक। इसमें सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी, फ्लॉपी ड्राइव, ये अलग अलग प्रकार के सब मेमोरियां जो है ये परमानेंट स्टोरेज का काम करते हैं। साइज इसके अलग अलग होते हैं। हम इस मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर को चला सकते हैं। अगर डाटा बैकअप नहीं भी रखे हैं
तो भी हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, बस अलग से हमें बूटेबल, क्या बूटेबल सीडी या पेन ड्राइव लगा के कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा, फिर आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है, है ना। बिना स्टोर किए हुए वो तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इसलिए अब तो लगभग हर कंप्यूटर में निश्चित रूप से स्टोरेज रहता है, वो भी हेवी हेवी स्टोरेज भी रखते हैं लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम डाटा उसी में रखें। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी का नाम भी दिया जाता है, और यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो होता है। अगर हम तीनों मेमोरी को कुछ इस तरह से देखें स्पीड के मामले में, तो सबसे ज़्यादा स्पीड कैच का होगा और सबसे कम सेकेंडरी का होगा। और अगर स्टोरेज की बात करें तो नीचे से आना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी का होगा और सबसे कम कैच का। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने पढ़ा, अलग अलग प्रकार के मेमोरी इकाई के बारे में पढ़ा। जहाँ बीट सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा, उससे बड़ा निब्बल होगा, उससे बड़ा बाइट होगा, उससे बड़ा किलो बाइट होगा, फिर मेगा बाइट होगा, फिर गीगा बाइट होगा, फिर टेरा बाइट होगा, फिर पेटा बाइट होगा, फिर एक्सा बाइट होगा एंड जेटा बाइट होगा। ये अलग अलग प्रकार के इकाई हैं, इसे आपको अच्छे से याद रखना, इसको ढंग से आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगले दिन का टॉपिक रहेगा व्हाट इज पोर्ट, यानी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो अलग अलग स्लॉट बने होते हैं, जहाँ एक्सटर्नल किसी मशीनरी पार्ट को जोड़ते हैं, तो वो किस जगह क्या पार्ट क्या लगेगा और उसके क्या नाम है, यह सब चीज अगले दिन का हमारा सेशन रहेगा। बने रहें KCTC सीतामढ़ी चैनल। मैं डीके सर आपको उसी तरह के इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर मिलता रहूंगा। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए KCTC सीतामढ़ी डिटेल क्लासेस की व्यवस्था रखती है। हमारे यहाँ टाइपिंग वगैरह की भी सुविधा है। आप केवल 500 रुपये महीने पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। बस फर्स्ट मंथ में आपको एडमिशन चार्ज 500 दे करके और 500 मंथली दे करके स्टार्ट करना होगा। अगर आप 3 महीने या उससे ऊपर टाइपिंग करते हैं तो आपको हम लोग सर्टिफिकेट भी टाइपिंग का प्रोवाइड करेंगे। BCA का बैच हम लोग 9:30 से 11 में रखे हैं, अभी उसी की क्लासेस चल रही है। आप आके अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।